नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो किस्सा और कहानी है वो हमारे देश की किस्सा और कहानी नहीं है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, युगांडा। उम्मीद यही है कि आपने हो सकता है अपने जीवन में इसका नाम सुना हो। नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये युगांडा एक नाम की एक कंट्री है। उसके पड़ोसी जो देश हैं वो हैं कीनिया, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साथ ही साथ साउथ सूडान। तो इन सब देशों से घिरा हुआ ये देश है। ये देश हमेशा जो है चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि इस देश में जितने भी शासक आए वो सभी के सभी क्या थे, इस तरीके के थे। हालांकि इसमें ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिला है, लेकिन इसमें एक जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनकर उभर कर आया अपने समय में। तो देखा जाए तो इसीलिए मैंने ये कहा कि जितने भी शासक आए वो जो है क्या रहे, चर्चा के केंद्र में बने रहे और पूरी दुनिया पर उन्होंने क्या करी, एक पॉजिटिव छाप नहीं कह सकते, नेगेटिव छाप ज़रूर छोड़ी और चर्चा में बने रहे। क्या है असल कहानी? बात यह है कि 1925 के समय एक इंसान का वहाँ पर जन्म हो रहा है। आगे चलकर वो क्या बन रहा है, एक दानव बन रहा है जिसका नाम था ईदी अमीन। तो जब 1925 का समय था तब वहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। अंग्रेज़ों ने युगांडा को अपनी कॉलोनी बना रखा था। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। ईदी अमीन अंग्रेज़ों की आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वो इतना क्रूर सेनापति बनता है कि कुछ कहने को नहीं। धीरे धीरे करके उसने जो है मतलब अंग्रेज़ों की सत्ता को स्थापित करने के लिए उसने अपने ही लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। 1966 का वह समय आता है जब वो आर्मी का सेना अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लगता है कि ये इंसान जो अपने ही लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, ये हमारे लिए परफेक्ट इंसान है और इससे जो है हम क्या काम निकलवा सकते हैं। तो बुरी तरीके से उसने जो है अपने ही लोगों को मारा और उसके बाद वो सेना अध्यक्ष बन गया। समय बीतता है, अंग्रेज़ जो है वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। अब बात ये हुई कि सत्ता किसके हाथ में आएगी, तो पता चला कि ईदी अमीन ही जो है करता और धरता है। 1971 से लेके 1979 तक ईदी अमीन वहाँ का क्या रहा, करता और धरता रहा और उसने जो है सत्ता के ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया। ईदी अमीन ने अपने समय देखा जाए तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर उसको ज़रा सा भी शक होता किसी के ऊपर, वो तुरंत जो है उससे पूछता न जांचता सीधे मारता और मारने के बाद उनके जिस्म को वो खाता था। समझिए, इस तरीके का वह क्रूर शासक था। और जब वो सेना में था तब भी वो ऐसा ही था। इन्हीं सब हरकतों की वजह से वो जो है चारों तरफ नाम उसने बना लिया था, खौफ का नाम बनाया था। जनता हालांकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हर कोई बस ये कोशिश में था कि कोई ऐसा इंसान सामने आए जो कि इसको जो है सत्ता से हटाए। अब वहीं पे योवेरी मुसेवेनी भी थे जो कि इस काम में लगे हुए थे। वो भी ईदी अमीन को
पसंद नहीं करते थे और वो जनता को जगाने में लगे हुए थे। योवेरी मुसेवेनी ने क्या काम किया, ईदी अमीन के खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी। अब ईदी अमीन को ये लगा कि जब तक ये योवेरी रहेंगे तब तक जो है हम अपनी सत्ता को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया, योवेरी को मारने की कई बार कोशिश करी लेकिन वह नाकाम रही। अब गुरिल्ला वॉरफेयर था तो कौन जीता, मुसेवेनी जो है जीत गए। वक्त बीतता है और सत्ता किसके हाथ में आनी चाहिए थी, मुसेवेनी के हाथ में आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर सत्ता जो है मुसेवेनी के हाथ में नहीं आती है। दो शासक इसके ईदी अमीन के बाद आए, एक लियूल था और एक कौर था। उसके बाद जो है सन 1980 का वह समय था जब मिल्टन ओबोटे ने क्या किया, सत्ता पे बैठ गए। हालांकि बाकायदा इलेक्शन हुआ और सारी चीज़ें हुई। अब बात ये हुई कि जो सत्ता मिलनी थी वो मुसेवेनी को मिलनी थी। मुसेवेनी ने इसीलिए जो है गुरिल्ला वॉर करी हुई थी और मुसेवेनी को सत्ता नहीं मिली तो मुसेवेनी को ये लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ओबोटे 5 साल प्रेसिडेंट के पद पर रहे, लेकिन फिर से इलेक्शन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, योवेरी मुसेवेनी प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं। योवेरी मुसेवेनी को सभी लोग चाहते भी थे, जो जनता का उस समय का मत था। क्यों, क्योंकि असल लड़ाई जो लड़ी थी वो किसने लड़ी थी, वो योवेरी ने ही लड़ी थी। किसके खिलाफ, ईदी अमीन के खिलाफ। ईदी अमीन ने बुरी तरीके से लोगों को मारा था और इस तरीके की हरकतें करी थी जिससे कि वह जो है चारों तरफ बदनाम हो चुका था। और मुसेवेनी ने एक जो है बेहतर शासन व्यवस्था लाने का वादा सभी से किया था। तो सब लोग जो है मुसेवेनी को चाहते थे। 1986 का समय आया और वो जो है क्या बन गए, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। धीरे 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 करके समय बीतता जा रहा है और जो है इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सत्ता जो है मुसेवेनी के हाथ से किसी और के पास नहीं जा रही है। अब धीरे 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 करके सबको ये लगने लगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है परिवारवाद है। क्यों, क्योंकि जो है सत्ता किसी और के पास जा नहीं रही है। अब सीधी सी बात है, अगर कहीं पे भी कोई भी इंसान है उसके इर्द गिर्द सत्ता क्या है, मंडराती है। और अगर वो एक डेमोक्रेटिक देश है तो लोगों को लगने लग जाता है कि अब जो है किसी और के हाथ में सत्ता आए। हालांकि जो युगांडा में थे, ईदी अमीन तो डिक्टेटर ही था और योवेरी जो है एक इलेक्शन लड़कर ही जो है सत्ता पाए थे। लेकिन जनता के मन में ये आने लगा कि हम क्यों जो है बार बार इन्हीं को देखें। हालांकि इनका पूरा का पूरा कंट्रोल है वहाँ पर, लेकिन जनता में एक वर्ग हमेशा क्या होता है, सत्ता के अगेंस्ट होता है और एक वर्ग ऐसा होता है जो कि सत्ता के समर्थन में होता है। और जो सत्ता के समर्थन में जो वर्ग होता है उसकी जो चॉइस होती है उसी से जो है जो मुखिया होता है उस देश का वह चुना जाता है। तो योवेरी ज़्यादातर लोगों की पसंद थे, जिसकी वजह से वह बार बार सत्ता में बैठ रहे थे।
छियासी से लेकर अभी तक देखा जाए 2026 तक, तो तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। और इन 40 सालों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि योवेरी प्रेसिडेंट ना रहे हों। लगातार पिछले 40 सालों से योवेरी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो योवेरी जब प्रेसिडेंट रहे हैं तो इनके परिवार वाले अच्छे अच्छे पदों पर युगांडा में हैं, सरकारी महकमे में। देखा जाए तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो उनकी पत्नी ही हैं, ठीक है। जो उनका बेटा है वो जो है सेना अध्यक्ष है, जो कि किसी समय में ईदी अमीन हुआ करता था। तो ये जो सेना अध्यक्ष है इसका नाम है मुहूजी कैनेरुगाबा। और जो आज की कहानी है वो मुहूजी कैनेरुगाबा के इर्द गिर्द है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी लंबी कहानी जो है कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी था, इसलिए जो है मैंने आपको आराम से कॉन्टेक्स्ट दे दिया। क्योंकि जब ये कॉन्टेक्स्ट आपके पास ना रहता तो आपको इस कहानी को समझने में क्या रहती, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, तकलीफ़ महसूस हो सकती थी। तो मैंने जो है आपकी सहूलियत के लिए ये कॉन्टेक्स्ट दिया है, बैकग्राउंड बताया है। तो मुहुजी कैनेरुगाबा ये बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं? क्योंकि ये कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, कहीं पर भी आकर। क्या हुआ है अभी 11 अप्रैल 2026 को, कई लोग जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कई लोग एक्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और एक्स पर जो है ट्वीट करके सब लोग जो है अपने अपने मन की मंशा बताते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, ट्वीट किया। अब क्या है, इन्होंने ये कहा तुर्की से ये कहा कि देखो, एक काम करो, मुझे $1 अरब दे दो। $1 अरब मुझे दे दो और अपने देश की जो सबसे खूबसूरत लड़की है उससे मेरी शादी करा दो। ये युगांडा के सेना अध्यक्ष हैं योवेरी मुसेवेनी, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उनके क्या हैं, ये बेटे हैं। और ये इस तरीके की बातें कह रहे हैं तुर्की से। अब तुर्की जो है नेटो का क्या है, सदस्य है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और उसको सीधे सीधे ये धमकी दी गई है कि देखो, $1 अरब मुझे दो और अपने देश की सबसे खूबसूरत लड़की से क्या करो, मेरी शादी करा दो। सीधी सीधी बात। अभी तक तुर्की का इस चीज़ पर कोई भी बयान नहीं आया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इन्होंने ऐसा किया क्यों, इनका मानना क्या है? इनका ये मानना है कि अफ्रीका में, आप लोग जानते हैं अफ्रीकन हॉर्न पड़ता है, ठीक है। अफ्रीकन हॉर्न अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके क्या करिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो वहीं पे एक कंट्री पड़ती है सोमालिया। और सोमालिया में अगर आपने कई पिक्चरें देखी हों या फिर जो है कभी ना कभी कोई ना कोई किस्सा और कहानी में सुना हो, तो वहाँ पे आज भी लुटेरे हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब देश है। तो रेड सी का एरिया जो है पड़ता है, उधर से ही अफ्रीकन हॉर्न की कंट्री है। तो
कार्गो शिप जाया करते हैं। ये सब के सब क्या करते थे, कार्गो शिप को लूट लिया करते थे। अपनी छोटी छोटी बोटों से जाते और करोड़ों के जो है कार्गो शिप को ये लूट लिया करते थे। तो मतलब बेसिकली सोमालिया जो है लुटेरों की कंट्री मानी जाती रही, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, लड़ाई झगड़ा और न जाने क्या क्या। तो वहाँ पर आईसिस का क्या था, एक बेस था, और आईसिस से निपटने के लिए इनको जो है दूसरे देश की मदद चाहिए थी, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जो कि हमको मदद कर सके, जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। वैसे ही हम गरीब हैं और जो है हाल बेहाल हो जाएंगे और हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो युगांडा ने क्या काम किया, युगांडा ने इनकी मदद कर दी कि चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ आईसिस वालों ने तुम्हें परेशान कर रखा है, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तो युगांडा ने 1,00,000-1,50,000 के आसपास सैनिकों को भेज दिया कि जाओ यहाँ से जो है इन लोगों को हटाओ। उस समय जो तुर्की था वो सोमालिया में क्या कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि यहाँ पे क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, और मैं यहाँ से क्या करूँ, मुनाफा कमाऊँ और अपने देश लेकर जाऊँ। ये सारी चीज़ें हो रही थी। हालांकि युगांडा ने आईसिस को हटाने में अहम भूमिका निभाई। तुर्की को इसका बहुत फ़ायदा हुआ और उसने पैसा कमा लिया। अब युगांडा में इन्होंने ये चीज़ देखी और इन्होंने कहा कि एक समय हमने जो है सोमालिया से आईसिस को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी, तुम्हारा तो वहाँ पे कोई भी योगदान नहीं था, तो तुमने जो भी पैसा कमाया है उस पैसे का एक हिस्सा जो है तुम्हें मुझे देना होगा। वो हिस्सा जो है कितना है, $1 अरब, ये उनका जो है मानना है। तुम मुझे इतना पैसा दे दोगे और जो है खूबसूरत लड़की से शादी करवा दोगे, तो उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, 100 गाय दूंगा गिफ्ट में। अब आप ये देखिए, एक देश का सेना अध्यक्ष तुर्की जैसे नेटो के मेंबर को धमकी दे रहा है, समझिए। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी जो विश्व के हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। एक तरफ हम ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच युद्ध देख ही रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि हमको पहिया पैसा दो, वरना जो है हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कीनिया को धमकी दे रहे हैं कि हम कीनिया पे कब्ज़ा कर लेंगे। या फिर जो है तुर्की से, अब देखिए जो भी आगे ये अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कीनिया से ये कह रहे हैं कि हम 2 हफ्ते हमको दो और 2 हफ्ते के अंदर हम तुमको क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे ऊपर कब्ज़ा करने में। एक तरफ कीनिया को इस तरीके की बातें, दूसरी तरफ जो है तुर्की से इस तरीके की बातें। और सबसे मेन जो मुख्य बात है इन सभी में, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी, आप सभी जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मेलोनी जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काफ़ी चर्चा का केंद्र रहते हैं, जो बात सच है। तो मेलोनी जी के लिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें जो है मेलोनी जी
से शादी करनी है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये चीज़ जब कही तब वो मेलोनी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वरना जो है क्या हो जाता, अटैक वटैक हो जाता। हालांकि फिर उस समय किसको माफ़ी मांगनी पड़ गई? इनके पिताजी को माफ़ी मांगनी पड़ गई। योवेरी मुसेवेनी जी को माफ़ी मांगनी पड़ गई कि मेरा लड़का है, थोड़ा सा बहक जाता है, कभी कभार जो है ऊपर नीचे कुछ बोल देता है, माफ़ कर दीजिए। तो जो है मेलोनी जी वाला जो मैटर था वो थोड़ा सा शांत हुआ कि हाँ, कि ये चीज़ें गलत हैं और इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए। कीनिया से कहा कि हम 2 हफ्ते के अंदर जो है आपको सेट कर देंगे। तो कीनिया से भी किसने माफ़ी मांगी? मुसेवेनी जी ने माफ़ी मांगी। 91 साल के हैं ये, समझिए 91 ईयर ओल्ड पिताजी हैं जो कि माफ़ी मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया से कि मेरा लड़का जो है थोड़ा सा आगे पीछे बहक जाता है और कुछ भी बोल देता है। अब सत्ता जो है किसके हाथ में आनी है? अब ये सत्ता आनी है पिता के बाद इसी लड़के के हाथ में। और लड़का जो है इस तरीके से जो है बोलता है सीधे सीधे कि देखिए, बात असल में ये है, आप एक काम करिए, खूबसूरत लड़की से मेरी शादी करा दीजिए। जनता मुसेवेनी जी के परिवार को अभी देखना नहीं चाहती है, क्योंकि जो नई जनरेशन पैदा हुई है उसने मुसेवेनी जी के परिवार को ही देखा है। वो चाह रही है कि अब मुसेवेनी जी का परिवार क्या हो, सत्ता से हटे। दूसरी तरफ ये क्या है, ये इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि जिससे इंटरनेशनल जो इनकी छवि है वो तो धूमिल होती ही होती है, साथ में जो जनता है वो तो सीधे सीधे यही कहेगी कि हम तो कह ही रहे थे ये इसी तरीके का इंसान है, लोग मान नहीं रहे थे। तो ये अपने कृत्यों से जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके हाथ में जो सत्ता है वो डगमगाएगी और आगे आने वाले भविष्य में काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ सकता है। अभी इन्होंने जो है इस तरीके की बातें कही हैं, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। पिता बड़े परेशान हैं कि एक तो जो है परिवारवाद का आरोप लग चुका है, भले ही जो है जनता ने हमें चुन के बैठाया है लेकिन परिवारवाद का आरोप लग गया है। लड़का इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि जो भी पसंद आ रहा है उसको क्या कह दे रहा है कि मुझे उससे शादी करनी है। अरे आपको कोई पसंद आया तो आप उसकी तारीफ़ कर दीजिए कि देखिए आप जो है क्या हैं, बहुत ही अच्छी हैं, या फिर जो है आप कि कोई भी अगर कोई कला के क्षेत्र से है या फिर किसी भी क्षेत्र से है कि कोई उनकी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, उनके द्वारा किया गया कोई कार्य आपको अच्छा लग रहा है, कोई उनकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, ये चीज़ जो है आप कह सकते हैं। चीज़ का मतलब यही था कि उनकी कोई क्वालिटी और साथ ही साथ जो है उनके द्वारा किया गया कार्य, जो मैंने शुरुआत में चीज़ बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, पूछ ही नहीं रहे हैं सामने वाले से। ज़बरदस्ती है ये तो ज़बरदस्ती है ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसका मतलब आप जो है कह रहे हैं कि अगर तुम जो है मर्ज़ी के खिलाफ़ हो, मतलब तुम शादी नहीं भी करना चाहती हो तो भी मैं तुमसे शादी करूँगा। तो ये चीज़ गलत हो जाती है, लेकिन क्या किया जाए।
पिताजी इनके नहीं इनको समझा पा रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि सत्ता मेरे हाथ में ही आनी है। वक्त की बात है, देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में कई सारी चीज़ें छिपी रहती हैं और भविष्य का गर्भ बड़ा ही गहरा होता है, ये आप सभी जानते ही हैं। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे दोस्तों एक और नई किस्सा और कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें और खिलखिलाते रहें। नमस्कार।